हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल RSD ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के साथ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह जनवरी असाइनमेंट नंबर 6 कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के असाइनमेंट के सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आइए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अम्ल वर्षा क्या है? मनुष्य पर पड़ने वाले इसके 3 प्रभावों को लिखिए। इसका आंसर है वर्षा जल का pH 5.0 होता है। यह हल्का अम्लीय होता है, परंतु वातावरण में उपस्थित या वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषकों की उपस्थिति के कारण वर्षा का जल उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है, जो 4.0 या उससे भी कम हो जाती है। तब उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो कोरमंडी के अनुसार वर्षा का कोई भी रूप वर्षा, हिमपात या तुषारपात, कोहरा आदि जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो, अम्लीय वर्षा कहलाता है। अम्लीय वर्षा के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें मुख्य कारण है वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषक जैसे कि SO2, NO, NO2, H2SO4 और HNO3 ये वर्षा के प्रमुख कारक होते हैं। ये कैसे निर्मित होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस O2 इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हम SO3 का फॉर्मेशन होता है। SO3 प्लस वाटर के रिएक्शन से सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड एक अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारक हो सकते हैं। इसके अलावा NO प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर NO2, फिर उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पर N2O5 पेंटाऑक्साइड बनते हैं, जो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 का निर्माण करते हैं। ये सभी जो है वो वायु प्रदूषक है। यदि इसके प्रभाव देखे जाए तो क्या होता है कि अम्लीय वर्षा के कारण प्राचीन इमारतें, पत्थरों की मूर्तियों को अधिक नुकसान पहुंचता है। अम्लीय वर्षा से जलीय जीवों को अधिक नुकसान पहुंचता है, जैसे कि कनाडा के लगभग 140 झील में मृत जीव जंतुओं के कारण उसे मृत झील जो है वो घोषित कर दिया गया है। तीसरा है इसमें डॉक्टर हैमिल्टन के अनुसार प्रतिवर्ष 7,500 व्यक्तियों की मृत्यु अम्लीय वर्षा के कारण होती है, जिससे त्वचा का कैंसर भी जो है वो पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जैव निम्नीकरण और अनिम्नीकरण प्रदूषकों में अंतर लिखिए। आंसर है इसका जैव निम्नीकरण प्रदूषण और अनिम्नीकरण प्रदूषण क्या है? इसकी उत्पत्ति जो है स्रोत प्रायः जीव से होती है। अनिम्नीकरण प्रदूषक जो होती है इसकी उत्पत्ति जो है वो जीव नहीं होते हैं। ये परितंत्र से संग्रहित नहीं हो पाते हैं, बल्कि चक्रीकरण के फलस्वरूप नियत मात्रा में ही बने रहते हैं। ये परितंत्र में संग्रहित होते जाते हैं तथा कालांतर में इसकी मात्रा में अभिवृद्धि होती जाती है। ये खाद्य श्रृंखला के अंग के रूप में हानिकारक नहीं हो पाते हैं। ये खाद्य श्रृंखला का अंग बनकर जीवों के तंत्र में पहुंचकर बढ़ते पोषण स्तर में अपनी मात्रा बढ़ाते रहते हैं। ये संपदा के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं, ये संपदा के रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकते, लेकिन इस श्रेणी के प्रदूषकों का पुनः चक्रीकरण संभव होता है। प्रश्न तीसरा है आपका, रेडियो सक्रिय प्रदूषक क्या है? रेडियो सक्रिय प्रदूषकों के प्रभाव को लिखिए। आंसर है इसका वह विशिष्ट प्रकार का प्रदूषक है जो जल तथा वायु में भौतिक रूप से रेडियो सक्रिय विकिरणों की उपस्थिति के कारण होता है, उसे हम रेडियो सक्रिय प्रदूषक कहते हैं। इसका प्रभाव है, जैसे पहला प्रभाव था इसका, परमाणु बमों के प्रयोग में सर्वाधिक रेडियो सक्रिय प्रदूषक होता है तथा इसमें अत्यधिक जनधन की हानि होती है। सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के 2 प्रमुख नगरों हिरोशिमा तथा नागासाकी में परमाणु बम गिराए जाने के कारण दोनों नगर पूर्णतः नष्ट हो गए थे। इसका दूसरा प्रभाव है परमाणु संयंत्रों में रिसाव होने पर हजारों व्यक्ति अकस्मात अत्यधिक विकिरण के संपर्क में आने के कारण मौत के मुंह में चले जाते हैं। तीसरा, समुद्रों में नाभिकीय विस्फोट से उनका भी जल प्रदूषित हो जाता है तथा कई जलीय जीव और पादप जातियां जो है वो समाप्त हो जाती हैं। परमाणु परीक्षण स्थल पर अत्यधिक ताप बढ़ जाता है, जिससे तापीय प्रदूषण होता है और जीवों की त्वचा की कोशिकाएं जो है वो उस प्रभाव से नष्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी प्रदूषक से प्रभावित होने पर जीवों के जर्मिनल कोशिकाओं के जीनों में म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन जो है वो उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता के कोई 3 लाभ लिखिए। इसका आंसर है, इसकी परिभाषा है वॉल्टर जी रोजन के अनुसार पादपों, प्राणियों, सूक्ष्म जीव में पाए जाने वाली विभिन्न किस्मों तथा विभिन्नताएं जैव विविधता कहलाती है। इसे और हम समझ सकते हैं, जैव विविधता जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विविधता, विषमता तथा पारिस्थितिक जटिलता ही जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता के लाभ है, जैसा पहले भोजन।
मानव समुदाय के भोजन का अधिकांश भाग जीव जगत से प्राप्त होता है। जंगली पौधों की अनेक प्रजातियां मानव भोजन के रूप में अपनी भूमिका रखती है। लगभग 80,000 वन पौधों की प्रजातियां खाने में उपयोग में आती हैं। इसके अलावा है औषधि एवं दवाइयाँ में, जैसे इसके कई उत्पाद स्रोत हो सकते हैं। जो स्रोत जो है वो जलीय जीव और जलीय जीव नहीं, यह हम कह सकते हैं बहुत सारी वनस्पतियाँ जो जैव विविधता में संरक्षित की गई हैं, वो सारी वनस्पतियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा उसके क्या उपयोग हैं उसको हम देखते हैं। तो जैसे है सर्पेटाइन जो है, जो सर्पगंधा से मिलता है, इसका उपयोग उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के लिए किया जाता है। दूसरा है डायोस्गैनिन, डायोस्कोरिया से मिलता है, जिसका जो है जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मेडिसिन है। कुनैन जो कि सिनकोना छाल से मिलता है, जो मलेरिया के लिए उपयोग में आता है। नेक्स्ट है आपका विनब्लास्टिन, जो सदासुहागी के फूल से या उसके पौधे से मिलता है, जो कि एक कैंसर रोधक होता है। इन सभी प्रचलित औषधियों में लगभग 50% योगदान जैव विविधता के कारण ही हमको देखने को मिलती है। अगला है आपका सामाजिक एवं सौंदर्यात्मक महत्व। पृथ्वी की जैव विविधता हमारे लिए विभिन्न रूपों में सामाजिक एवं सौंदर्यात्मक महत्व रखती है। इस विविधता से लाखों लोग शिकार, मत्स्य, पदयात्रा, शिविरीय आवास तथा पर्यटन की अनेक प्रक्रिया द्वारा वन्य जीव को देखते तथा अन्य प्रकृति पर आधारित गतिविधियों का आनंद लेते रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। पहला, पवित्र स्थल। पवित्र स्थल क्या है? धार्मिक व सामाजिक मान्यताओं के पालन में जीव प्रजातियों के संरक्षण स्थल, जो वैज्ञानिक द्वारा संरक्षण की अवधारणा दिए जाने से पहले ही अस्तित्व में हैं, पवित्र स्थल कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य वन क्षेत्र में पवित्र वन, पवित्र गुफा युक्त वन आते हैं, जहाँ किसी भी व्यक्ति को कुल्हाड़ी, हंसिया जैसे किसी भी प्रकार के जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन्हें ले जाना, यानी कि जो नुकसान पहुंचाने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हें ले जाना जो है वो उनकी अनुमति नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र कुमायूं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्रों में उपस्थित होते हैं। प्रश्न दूसरा है, जैवमंडल रिजर्व क्या है? संरक्षण की इन सीटू संरक्षण विधि, जिसमें पूरे परितंत्र को विविध क्षेत्रों में बांटकर इसे पूर्ण सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया जाता है, तथा यूनेस्को को MAB कार्यक्रम के तहत स्थापित किए गए हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत वनस्पतियों एवं जंतुओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग हेतु बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैवमंडल रिजर्व की स्थापना की है। तो यहाँ पर आकर आपका असाइनमेंट समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे एक लाइक करिए। थैंक यू सो मच।